हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप सभी का मनी रूट्स की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कोटक पायनियर फंड के बारे में, जो कि एक सेक्टोरियल थीमेटिक फंड है। इस पे वीडियो बनाने के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही रिक्वेस्ट की थी, तो चलो आज हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। बट अगर आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में या इंश्योरेंस लेने में कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट से कुछ सीखना समझना चाहते हो, खुद से बुक रीडिंग करना पसंद करते हो, तो इन तीन बुक्स को आप पढ़ सकते हो। मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और तीसरी बुक अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। तो इन तीनों बुक्स को आप पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आप सच में इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप इनमें से कोई भी बुक आपको पसंद आ रही है, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दो बुक इसमें से ऐसी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, और एक सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, तो उसका लिंक मैंने डाल दिया है। आप जाकर पढ़े, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर कर देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ, कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड ले और अपने गोल्स एंड टारगेट्स को पूरा कर सकें। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कोटक पायनियर फंड के बारे में। सबसे पहले हम इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि लंबे समय में कैपिटल को अप्रिशिएट करना तो है ही, पर मुझे कोटक पायनियर फंड में सबसे अच्छी बात क्या लगी कि इनका जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जैसे इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में तो सभी आपने लगाते हुए देखा होगा, ये तो ठीक है। पर इनका बहुत सारा पैसा ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स पे लगता है, जो कि किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। आप समझ सकते हो कि जो नए नए टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस, प्रोडक्शन, इन सब पे पैसा खर्च कर रही हैं, नई तरीके से कुछ इनोवेट कर रही हैं, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो बहुत सारी कंपनीज है उनको एक अच्छा खासा चैलेंज भी मिल सकता है। तो उनका जो ये सब जो कंपनीज है, इनका मेन काम क्या है कि अपना खुद का एक नाम क्रिएट करना, और जो पहले से एस्टेब्लिश लीडर्स हैं उनको हटा करके एक तरह से कह सकते हैं उनको रिप्लेस करने का काम कर सकती हैं आने वाले वक्त में। ऐसे बिजनेस मॉडल पे, ऐसे कंपनीज पे इन्वेस्टर काम कर रही है। तो आपने देखा नहीं कि जो ग्लोबल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाती है, तो ये कोटक पायनियर फंड उस जगह पे भी पैसा लगा रही है, जिसकी वजह से आगे चल करके बहुत अच्छा ग्रोथ हमें मिल सकता है, अगर आप इनके यूनिट को आज की डेट में बाय करते हैं तो। बट अभी जाकर के बाय मत कर लेना, कुछ और चीजें भी हम लोग देखेंगे, कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें। तो इन दी एंड आपको क्या डिसीजन लेना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि जो बिगनर्स होते हैं एक लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो उनको भी आपके कमेंट से हेल्प मिल जाएगी। तो चलो आगे देखते हैं हम इसके कुछ और डिटेल्स को। यहाँ पर देखोगे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसे फंड साइज भी कहते हैं, वो भी बहुत छोटा है, सिर्फ 1600 करोड़ का है। तो हो सकता है कई लोगों को ये अट्रैक्टिव भी लगेगा, क्योंकि लोग का ये मानना है कि इवन मैंने भी कई बार देखा कि जब एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत छोटा होता है, तो उस समय पे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब इनका एयूम बड़ा होता जाता है, तो स्टार्टिंग के फेज में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है उनको बहुत ही क्वालिटी रिटर्न मिल जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ भी मिले, चलो देखेंगे इस पे। एनएवी इसका 18.21 का है, और ये जो डेटा है वो 20 अक्टूबर 2022 तक का है। सीएजीआर इसका लास्ट 3 साल का आप देखोगे। अब यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट डेट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी इस फंड को 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। क्योंकि जितना मुझे याद है, ये 31 अक्टूबर 2019 को ये फंड ओपन हुआ था, तो उसके हिसाब से तो आप देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2022 को इसके 3 साल पूरे होने वाले हैं। तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट डेटा लिखा है कि अप्रोक्सीमेट 30 साल के अंदर में इनका अभी तक का जो है ये रिटर्न 22.36% का सीएजीआर है। और इस कैटेगरी में तो ऑफकोर्स ये वेरी हाई कैटेगरी में ही रहेगा, और स्पेशली ये सेक्टोरियल थीमेटिक फंड कैटेगरी में आता है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा रिस्की बन जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे चलो हम लोग कुछ और डिटेल्स को देखते हैं कि इसका एसेट एलोकेशन देखोगे तो लार्ज कैप में लगभग 50% पैसा इनका लगा हुआ है, जिसको थोड़े से सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है। कैसे कि जैसे कि आप इस बात को जानते होगे कि ऐसा मार्केट में कहते हैं कि जितनी अगर कोई बड़ी कंपनियों में लगाओगे, जो लार्ज कैप जिन्हें कहते हैं, तो इनके डिफॉल्ट होने के चांसेस जो थोड़े कम होते हैं। कि जो छोटी छोटी कंपनियां जो स्मॉल कैप होती हैं, ये जल्दी डूब सकती हैं, या मार्केट से एक दिन हो सकता है अनलिस्ट भी हो सकती है। पर जितनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनके डिफॉल्ट होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के रिस्पेक्ट में। तो आप जैसा भी देखोगे, जो इनका जो एसेट है वो लगभग 50% अगर लार्ज कैप में ही डला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये गुड साइन है कि यहाँ से आपको थोड़ी सी सेफ्टी या सिक्योरिटी कह सकते हो आपको मिल गई। दूसरी बात कि लगभग 36% इनका मिड कैप में है, और 12-13% स्मॉल कैप में है। तो ये जो दो कैटेगरी, मतलब राइट साइड जो आपको ये दिख रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं स्लो ग्रोथ विद सेफ्टी आपको देख रहा है, और लेफ्ट साइड में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ आपको दे सकता है। थोड़ा सा रिस्क रहेगा, पर मुझे लगता है कि लार्ज कैप की वजह से ये मैनेजेबल है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा इनका एसेट का जो एलोकेशन है। इसके अलावा आप देखेंगे इनके जो टॉप 10 या टॉप 11 12 जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ रखी हुई है, आप इसको देख सकते हो। कि मैंने आपको बताया था ना कि ये कुछ ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, ये सब में भी पैसा डालती है। तो जो टॉप के जो टू आप देखोगे, ये वही है। तो आप देखोगे कि लगभग 18%, 18.5% के आसपास
इन्हीं में पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स में बात करें तो आप देख सकते हो रिलायंस, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में 7% लगभग इसमें पैसा डाला हुआ है। अब सोचोगे कि यार अभी हम बात कर रहे थे ग्रोथ की, ऐसे कंपनी की जो आगे चलकर किसी दूसरी कंपनी को भी बीट कर सकती है, अपना एक बड़ा नाम स्टैब्लिश कर सकती है, तो रिलायंस तो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, तो इसमें ऐसा क्या है? देखो बहुत सारी चीजें हैं जो रिलायंस अभी काम कर रही है, इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा इतना सारा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। बट अभी आपने लास्ट कुछ टाइम पहले देखा था जियो को इंट्रोड्यूस किया था, वो भी रिलायंस के अंडर है। और कई सारे और भी इनोवेशन कर रही है, जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन एनर्जी पे काम कर रही है। तो इस तरह की चीजें अगर आगे चल करके अगर बढ़ती है तो रिलायंस से आगे भी ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, हो सकता है आगे आने वाले वक्त में वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी कंपनी बनने का ये दमखम रखती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्यों नहीं इसमें पैसा बन सकता, क्यों नहीं एक बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है। तो इस चीज को यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि अगर इन्होंने किसी बड़ी कंपनी को भी यहाँ पे रखा है तो शायद इसी वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि ये आगे चल करके और ज्यादा बिल्कुल जाइंट कंपनी बन सकती है, राइट। तो सबसे आप यहाँ देखोगे मारुति सुजुकी है, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है, टाइटन कंपनी। और टाइटन पे तो मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है स्टॉक मार्केट की भी, जब मैं कुछ कुछ वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे ये पर्सनली ये कंपनी बहुत पसंद है। हालांकि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि जाके टाइटन के डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाके इसके शेयर्स खरीद लो, पर मुझे ये पर्सनली कंपनी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि ये अभी तक जैसे इसने ग्रोथ किया मुझे लगता है कि आगे और तेजी से ग्रोथ कर सकती है। क्योंकि इंडिया में आप देखोगे तो पॉवर्टी जो लाइन थी, आप कह सकते हो जो गरीबी रेखा, उससे अब ऊपर आने लग गए लोग। तो जैसे ही मिडिल क्लास, अगर आप कह सकते हो कि मिडिल क्लास कैटेगरी में ज्यादा ज्यादा लोग आएंगे, तो थोड़े से कह सकते हो ना, ज्यादा कॉस्टलीस्ट चीज है, थोड़ा सा होता है, देखो यार सीधी सी बात है, दिखावे वाली चीजें लेना पसंद करते हैं। तो अब टाइटन के जो बहुत सारे प्रोडक्ट देखोगे, जैसे वॉचेस हैं या अलग अलग जो एसेसरीज हैं, तो वो लोग बहुत सारे वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे जो लोअर मिडिल क्लास से थे। पर जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो देखोगे कि हो सकता है टाइटन के बहुत सारे प्रोडक्ट उनके बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज में आ जाएंगे। और हालांकि टाइटन के ऐसा नहीं कि बहुत सारे कॉस्टली प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं इनके। पर लोगों को एक डर रहता है, बड़ी कंपनी बड़ा शोरूम, तो एक थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। पर वो जब हेजिटेशन हटेगी ना, तो ऑटोमेटिक इन कंपनीज की सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम, महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, बजाज फाइनेंस बहुत अच्छी है, सोलर इंडस्ट्रीज, कंटेनर कॉर्पोरेशन, तो ये सारी कंपनी जो अभी मैंने दिखाई, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों में इन्होंने पैसा लगा रखा है। पर आप यहाँ देखोगे 10-12 यहाँ पे जो इनके टॉप इन्वेस्टमेंट है वो मैंने आपको शो किया है। क्योंकि पर्सनली ये देख करके आपको क्या लग रहा है कि आने वाले 10 साल या 20 साल के लिए अगर आप कोटक पायनियर फंड में पैसा लगाते हो तो आपको कितना आपको रिटर्न मिल सकता है? जैसे अभी आपको 22% का लास्ट 3 साल के आसपास का आपको रिटर्न आपको दिखा सीएजीआर का, तो क्या ये आगे भी मेंटेन रह सकता है? आपको क्या लगता है, प्लीज से बताना। मुझे लगता है कि ये जो कंपनीज है, पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए। हालांकि इनमें ये जो लार्ज कैप देख के एक दो लोग लगता है कि ऑलरेडी बड़ी कंपनी है और कितनी ग्रोथ होंगी, बट इंडिया का जो जर्नी अभी शुरू हुआ है ना, मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है। तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनके फंड मैनेजर कौन है, कौन कौन इनसे मैनेज कर रहे हैं और कब से। तो दोनों ही फंड मैनेजर जो है 31 अक्टूबर 2019 से स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट डे से इसे मैनेज कर रहे हैं, मिस्टर हरीश कृष्ण जी और मिस्टर अर्जुन खन्ना जी, जिनको आप देख सकते हो कि लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस दोनों को ही है। तो अभी तक तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, देखते हैं कि आगे भी हो सकता है ये अच्छा काम करते रहेंगे। और ज्यादा कंफर्मेशन के लिए कि दोनों फंड मैनेजर कैसे हैं, आप जाकर के आप चेक कर सकते हो कि मिस्टर हरीश कृष्ण जी ने और कौन कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं, उसमें कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम आप अर्जुन खन्ना जी का भी देख सकते हो। तो जब आप ये देख लोगे, मान लो कि इन दोनों ने 5-5 फंड और अलग अलग मैनेज कर रहे हैं और दोनों में ही अच्छे रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं, जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में टॉप 5 में या टॉप 3 में रहते हैं इन कोटक के। तो इससे आपको थोड़ा सा बिलीव बढ़ जाएगा कि क्या ये फंड भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है इनके बाकी फंड के मैनेज करने के हिसाब से। तो ये आप जाकर के थोड़ा सा होमवर्क समझ लो, आप खुद से कुछ काम करो, ताकि आप हमेशा मेरे और मेरे जैसे लोगों पे डिपेंडेंट ना रहो, खुद से सीख लोगे तो सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो चलो एक बार हम लोग रिटर्न देख लेते हैं इसके, कि अगर आपने 3 साल पहले इसमें अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती, 1 लाख रुपए डाला होता, आप देखोगे अक्टूबर 2019 के बाद फिर 5-6 महीने बाद फिर कोरोना वायरस आ गया था तो मार्केट डाउन हो गया था। पर जो भी है उसके टाइम के बाद भी अगर आप देखोगे लगभग आपने इन्वेस्ट किया होता, तो वो 1 लाख रुपए बढ़ करके 1,81,000 रुपए तक हो गए होते। और अगर आपने एसआईपी किया होता, जिसको ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि 5,000 रुपीज अगर आपने पर मंथ इसमें डाले होते, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1,80,000 तक हो गया होता अभी लगभग। और आपका जो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़कर कितना हो गया था रिटर्न, 2,41,000 तक। रिटर्न को लेकर के मुझे इस फंड से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, सेफ्टी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं कि आगे कितनी पॉसिबिलिटी, क्या ये रिटर्न आगे भी ये जनरेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पोर्टफोलियो को तो हमने देख लिया था, वहां से देखकर तो लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है। यहाँ पे भी आप देखोगे रिस्क रेशियो में जो मैं हमेशा देखता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जो कि वॉलेटिलिटी को शो करता है, तो आप देखोगे कि दोनों ही ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है।
बीटा तो देखोगे बहुत कम वोलेटाइल है, 0.56 से 0.75 जो कैटेगरी एवरेज है उसके रिस्पेक्ट में। स्टैंडर्ड डिवीजन में आप देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल है, 19.44 है 19.19 के रेस्पेक्ट में। पर लेकिन कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको एक वक्त को अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, मुझे ज्यादा वोलेटाइल नहीं लगा है। बट दो सबसे मजेदार चीज है इसका जो शार्पे रेशियो, क्योंकि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मैंने कई बार वीडियो में ये बात बताई है कि अगर एक वक्त को वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा भी रहती है पर जो शार्पे रेशियो ज्यादा बेटर होता है, तो मुझे वो फंड एक वक्त को ज्यादा बुरा नहीं लगता। पर यहाँ पे आप देखोगे ये वोलेटाइल भी ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी लो वोलेटाइल है, प्लस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के मामले में 0.55 का जो इनका कैटेगरी एवरेज था उसके रिस्पेक्ट में 0.76 है। तो इनके फंड मैनेजर लिटरली बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं लास्ट 3 साल से। और मुझे ये देखकर लग रहा है कि अगर ये मैनेज करते रहे तो आने वाले 5 साल, 10 साल या 15 साल में भी हम लोगों को, अगर हम इसके यूनिट्स को आज खरीदते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब लास्ट में अगर कंक्लूजन की बात करें कि भाई मुझे ये फंड कैसा लगा है, तो मैं बताऊं मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। अगर मुझे इसमें इन्वेस्ट करने का सोचता, मान लो अगर मैं फ्रेश किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डालना चाहता तो शायद मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता था। बट एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ना मेरी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है और ना मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। बट ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि ये फंड कैसा है, मुझे अपना व्यू देना था। तो मुझे ही पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये फंड में उनको एक बहुत अच्छा आने वाले वक्त में रिटर्न मिल सकता है अगर वो लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो चलो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाना चाहते हो तो आप जानते हो डीमेट अकाउंट की जरूरत है। और सैम को मुझे एक फ्रेशर के लिए सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि जिनके फीचर्स हैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप इसमें डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद दिस ऑल, थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।